हाँ जी। नमस्ते। नमस्कार। आप सभी अच्छे हो? आपकी आरएएस मेंस की तैयारियां अच्छी चल रही होगी, उम्मीद है। तो साथियों, हमने अमेरिकी क्रांति के 2 वीडियो और फ्रांस की क्रांति के 2 वीडियो कर लिए थे। अब हम फ्रांस की क्रांति में अगले चरण में आते हैं, नेपोलियन के ऊपर। तो फ्रांस की क्रांति के जो 2 वीडियो थे, उनमें हमने बात कर ली कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या रहे थे, और साथ में हमने फ्रांस की क्रांति के दौरान घटित होने वाली घटनाओं को सिलसिलेवार परत दर परत समझने का प्रयास किया था। फिर हमने ये पढ़ा कि फ्रांस की क्रांति ने पूरी दुनिया को क्या देन दी, उसकी उपलब्धियां क्या थी। तो उस उपलब्धियों को भी हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था, जैसा कि आपके पीछे लिखी हुई है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोकतांत्रिक सिद्धांत, लोकप्रिय संप्रभुता, आपका सामंतवाद की समाप्ति, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय चर्च, और ये सब मैंने एकदम अच्छे तरीके से बताया था। और इन शब्दों को मैंने अच्छे तरीके से इलोबरेट भी किया था, समझाया था खुल के कि लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब क्या होता है, सैन्यवाद, अधिनायकवाद कैसे आगे जाके उग्र राष्ट्रवाद में बदल गया था, साम्राज्यवाद का मार्ग प्रशस्त, समाजवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ था। इनके बारे में बताया था मैंने। लॉ ऑफ मैक्सिमम बताई थी, न्यूनतम मजदूरी बताई थी। ये सब आप पिछले वीडियो के अंदर देख सकते हो। तो जब हमने अमेरिकी क्रांति, सॉरी, फ्रांस की क्रांति के विभिन्न चरण पढ़े थे, तो उस वक्त हुआ ये था कि हमने कहा था कि एक जैकोबियन का टाइम आया था 1 साल के लगभग, और उसमें जो क्रांति थी वो अपने ही शिशुओं को, अपने ही बच्चों को निगलने लग गई थी, और भयंकर रक्तपात हुआ, भयंकर जीनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, और एक भयंकर अराजकता और अशांति का दौर आ गया। फिर उसको निपटाने के लिए डायरेक्टरी का शासन आता है। वो 5 साल का दौर चलता है, और उसमें 5 जने मिलकर डायरेक्टरी में देश को चलाते हैं। लेकिन जो फ्रांस की क्रांति होने से पहले जो देश की उम्मीदें थी, वो डायरेक्टरी कहीं भी पूरा नहीं कर पा रही थी। हालांकि डायरेक्टरी के शासन की एक अच्छी बात ये थी कि जो हम पढ़ रहे थे कि जब क्रांति के बाद पूरा यूरोप इकट्ठा होकर ये कहता था कि हम फ्रांस में वापस राजतंत्र की समाप्ति, राजतंत्र को स्थापित करेंगे, और ये जो नया विधान बना है उसको हटाएंगे। अब यूरोप ने धीरे धीरे करके एक एक देशों ने फ्रांस से संधियां कर ली थी कि हम आपके मामले में दखल नहीं देंगे। तो डायरेक्टरी के शासन की ये एक खास उपलब्धि थी। लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ा, अशांति बढ़ी, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो उस वक्त क्रांति से पहले जो सपने ख्वाब देखे थे, वो जो उनके जज्बात थे, वो कभी पूरे नहीं हुए। अब क्या हुआ कि उसी वक्त देखो, जब ऐसा हाल होता है ना कि जब ये लगता है कि मध्यम वर्ग को ये लगता है यार मैं जैसे चाह रहा था वैसा नहीं हुआ, निम्न वर्ग को ये चाह रहा था कि मैं जैसा चाह रहा था वैसा नहीं हुआ, और जो ऊपर वाला वर्ग था उसका तो सब कुछ उजड़ गया, वो वैसे दुखी कि मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। और भाई जो चर्च वाले लोग थे वो वैसे दुखी थे कि भाई साहब कहीं तो हमारी हुकूमत चलती थी, और अब हाल ये है कि हमें ही कहा जा रहा है कि सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी के तहत आप अगर शपथ लोगे तो आप ज्यूरर कहलाओगे और यहाँ रहोगे, वरना आपको देश से निकलना पड़ेगा। हर कोई नाराज है। जो पुराने सिस्टम का आदमी था वो नाराज था, और जो नया सिस्टम बनाना चाह रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा क्या है। एक अजीब प्रकार का संक्रमण, एक अजीब प्रकार की अराजकता की स्थिति आ गई। इस टाइम एक हीरोइक लीडर आता है, एक हीरो के रूप में एक आदमी उभरता है, और जिस सबको ये लगता है कि ये आदमी हमारी उम्मीदें पूरा करेगा। जैसे कि मध्यम वर्ग को ये लगा कि हाँ, नेपोलियन है ना, वो हमने जो सोचा था उस चीज को पूरा करेगा। और जो बिजनेसमैन क्लास था उसको ये लगने लग गया कम से कम थोड़ी पीस तो हो, शांति तो हो, ताकि हम अपना काम धंधा कर सकें, तो ये आदमी शांति स्थापित करेगा क्योंकि ये सेना का आदमी है। ऐसे करके सब लोगों को ये लगा कि हमारा जो हीरो है जो फ्रांस को आगे ले जा सकता है वो है नेपोलियन। उसका ऐसा क्यों लगा? इसलिए लगा कि 1793 में तुलो बंदरगाह पे एक विद्रोह हो गया था, उसको उसने दबाया था। और ऐसे ही 1795 के अंदर, जहाँ पे फ्रांस के जो जनप्रतिनिधि बैठते थे वहां पे विद्रोह हो गया, तो उस विद्रोह को भी नेपोलियन ने दबाया था। और उससे पहले वो ऑस्ट्रिया जैसे बड़े साम्राज्य को 1797 में कैंपो फोर्मिया की संधि करता है, और उससे पहले उसको हरा देता है। इटली को भी हरा देता है, और एक बहुत बड़े भूभाग को फ्रांस के अधीन ले लेता है। तो जो जनता का जो गौरव था, जनता का जो एक ये तरीके से खुशी थी, जो जनता दुखी हो चुकी थी कि यार इतनी लड़ाई हो रही है, इतनी लड़ाई हो रही है, जब यूरोप से खबर मिलती है कि नेपोलियन ने इतनी जगह जीत ली और वो फ्रांस के नीचे आ गई है, तो हाल तो ये था कि पूरा यूरोप ऐलान कर रहा था कि हम फ्रांस को हरा के वापिस राजतंत्र की समाप्ति करेंगे, राजतंत्र को स्थापित करेंगे, सॉरी। और अब ये हो रहा है कि नेपोलियन ने उसी यूरोप के एक भाग को जीत लिया और फ्रांस के अधीन ले लिया है। तो वो जो अराजक स्थिति में, संक्रमण की स्थिति में जो फ्रांस की जनता फंसी हुई थी ना, उसको एक खुशखबरी की तरह लगी।
फिर उससे बड़ा एक कदम ये होता है कि नेपोलियन भूमध्य सागर को पार करते हुए मिस्र में आता है। मिस्र इंपॉर्टेंट किस लिए? आज तो आपको ये लगता है कि मिस्र इतना इंपॉर्टेंट देश नहीं है, लेकिन मिस्र उस वक्त इंपॉर्टेंट इसलिए देश था कि मैंने आपको जब पुनर्जागरण पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन होता है और ओटोमन तुर्क साम्राज्य की स्थापना होती है। तो मुस्लिम लोगों, मुस्लिम साम्राज्य, इस्लामी साम्राज्य की उस वक्त पूरी दुनिया में हुकूमत होती है। ठीक है। तो उनके चार खलीफा बड़े थे। जैसे हम जब फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ते हैं और जब हमने खिलाफत आंदोलन पढ़ा था तो ये था कि खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, तो पूरे दुनिया के मुसलमान थे वो ब्रिटेन के खिलाफ हो गए थे। तो खलीफा चार जगह बैठते थे। एक तो आपका इस्तांबुल था, दूसरा आपका बगदाद था, ठीक है, इराक के अंदर, और एक दमिश्क था सीरिया के अंदर, और एक था काहिरा मिस्र के अंदर, और एक इस्तांबुल हो गया। ठीक है। अब ये चार जगह थी, यहाँ पे चार जगह खलीफा बैठे थे। मतलब होता क्या था कि इस्लामी सल्तनत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो 15वीं सदी के बाद लगभग इस्तांबुल ने किया था। उससे पहले कभी बगदाद ने किया, कभी दमिश्क ने किया, कभी काहिरा ने कहा, काहिरा ने किया। अब काहिरा एक सिंबॉलिक प्लेस था, उसका एक महत्व था कि यहाँ पे कभी इस्लामी हुकूमत रही हुई थी। और आप जब अ, उत्तरी अफ्रीका के जो तटों को देखते हो तो वहाँ पे इस्लाम की बहुत सारी हुकूमत रह चुकी है, और अरब के देशों का भी वहाँ पे बहुत बड़ा प्रभाव रहा हुआ है और अभी भी है। ठीक है। तो मिस्र के अंदर जब नेपोलियन जाता है, यूरोप का एक आदमी यूरोप से निकलता है, मतलब यूरोप में किसी किसी अभी तो यूरोप को तो इतना डर लगा था कि हम इस्लाम को हरा नहीं सकते, इसीलिए वो समुद्र में उतर के समुद्री रास्ते खोज रहे थे। अब यूरोप से एक ऐसा आदमी निकलता है जिसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट, और वो जब मिस्र में पहुंचता है तो मिस्र में उन लोगों को हराता है, और वो अपने साथ बहुत सारे विद्वानों की फौज ले जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुनर्जागरण में जब एक जहाज निकलता था तो सिर्फ नाविक नहीं निकलते थे, सैनिक नहीं निकलते थे, उसके साथ बहुत सारे स्कॉलर निकलते थे जो चीज़ों का अध्ययन करते थे। तो मिस्र की जो लिपि थी उसको सबसे पहले उसी वक्त पढ़ा था। बहुत सारे नए पुरातत्व चीज़ों की नई खोज है ना, वो उसी वक्त हुई थी। यार ये एक अलग बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि किसी ने नहीं सोचा था कि इस्लामी हुकूमत को एक यूरोप का व्यक्ति हरा देगा। और भाई साहब उस वक्त खुद इस्लामी सल्तनत को ये लगा कि यार यूरोप का एक आदमी हमारे अंदर आकर हमारी जमीन पे कब्जा करके और हमें हरा दिया है। तो उनका जो गुरूर था कि हम 1000 साल से पूरी दुनिया पे फतेह कर रहे हैं, हम जहाँ जाते हैं वहां फतेह कर देते हैं, और अब ये उल्टा हो गया। और देखो ये एक शुरुआत थी, यूरोप के आदमियों ने अब इस्लामी सल्तनत को हराना शुरू कर दिया। और ये 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, और जब खत्म होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद जो तुर्की साम्राज्य होता है, ओटोमन तुर्क साम्राज्य होता है, उसका विघटन हो जाता है, उसकी समाप्ति हो जाती है। तो ये शुरुआत किसने की थी? नेपोलियन ने की थी। जब फ्रांस में ये खबर मिलती है कि हमारा एक आदमी भाई साहब मिस्र के अंदर और इस्लामी सल्तनत को हरा रहा है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। बोला यार ये आदमी, पहले इसने हमें फ्रांस, जो पूरा यूरोप धमका रहा था कि हम फ्रांस को हरा देंगे, इस आदमी ने यूरोप से कुछ जमीन खींच ली। क्योंकि ऑस्ट्रिया साम्राज्य भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो ऑस्ट्रिया के साम्राज्य को इसने हरा दिया, इटली को इसने हरा दिया, और अब ये मिस्र को हरा के आ गया। हालांकि मिस्र में उसने क्या था, मिस्र में उसकी एक हार हुई थी, लेकिन वो बहुत कलाकार आदमी था, उसने वो प्रेजेंट ही नहीं किया मैं हार के आया हूँ। वो वो हारा हुआ होता है, लेकिन वो जाके फ्रांस में उतरता है, जनता को ये लगता है कि अभी अभी मिस्र से जीत के आया है, पहले ऑस्ट्रेलिया से जीत के आया था। और जनता का हर वर्ग दुखी था, और जनता उसका खुली बाहों से स्वागत करती है कि अब हमारा हीरो मिल गया है, अब ये देश को जिस दिशा में ले जाए ले जाए। लेकिन शांति स्थापित करके भाई साहब दुखी हो गए। और नेपोलियन को सब चीजें एक तरीके से दरी पे बिछाई हुई मिलती है, और नेपोलियन उन सब चीजों को अपना लेता है। तेज आदमी तो होता ही है, चतुर आदमी होता है, कुशल सेना नायक होता है, और कुशल रणनीतिकार होता है, और अच्छा एक एक तरीके से उसने चीज़ों को अपने अपने तरीके से अच्छी व्यवस्थित करने की कोशिश की थी, ताकि फ्रांस की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, फ्रांस की आर्थिक तरक्की हो। और हालांकि उस आर्थिक तरक्की के पीछे की जो सोच थी वो युद्ध था, क्योंकि उसको पता था कि तेरे को युद्ध ने ही हीरो बनाया है, और अगर जब तक तू युद्ध जीतता रहेगा ना तब तक तो तेरा राज रहेगा, और जिस दिन तू युद्ध हार जाएगा तो ये जनता तेरे को स्वीकार नहीं करेगी। वो मिर्जापुर वेब सीरीज है ना, उसमें एक वो कालीन भैया करेक्टर होता है, तो वो एक कार से जा रहा होता है, तो बोलते हैं कालीन भैया लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। तो वो बोलता है इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं।
और डर की एक खास बात ये होती है कि डर जब खत्म हो जाता है ना, इज्जत भी खत्म हो जाती है। तो ये नेपोलियन के साथ था। नेपोलियन को पता था कि मैं युद्धों में जीत रहा हूँ, युद्ध जीत रहा हूं, तब तक जनता मेरे को हीरो मान रही है, और जिस दिन मैं युद्ध हार जाऊंगा उस दिन जनता ये हीरो नहीं मानेगी। और इसीलिए उसने अपनी अर्थव्यवस्था है ना, वो युद्ध के हिसाब से चलाई। हालांकि फ्रांस ने बहुत आर्थिक तरक्की की, ठीक है, और फ्रांस में शांति भी स्थापित हुई, लेकिन उसने पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वो युद्ध आधारित अपनाई। और ये पूरा मॉडल है ना, आगे पूरा यूरोप 19वीं सदी में और आधी 20वीं सदी में फॉलो करता है कि पूरी अर्थव्यवस्था है वो युद्ध आधारित हो जाती है। और हिटलर के समय तो ये एकदम बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है कि हिटलर ने भाई साहब क्या क्या किया था। हमारी बात समझ में, हिटलर ने तो पूरी इकोनॉमी है ना वो युद्ध के हिसाब से चलाई थी। तो ये सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? नेपोलियन ने की थी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियो में ये बात बताई थी कि अनिवार्य सेनावर्ती फ्रांस ने स्टार्ट की। क्योंकि क्योंकि पूरा यूरोप कह रहा था कि भाई देखो फ्रांस वालों, तुमने कुछ ज्यादा ही पंगा कर लिया है, जब तक तुम पुरानी व्यवस्था स्थापित नहीं करोगे हम युद्ध करेंगे और राजतंत्र की वापिस राजतंत्र को वापिस स्थापित करेंगे। फ्रांस की जनता ने बोला नहीं, हम खुद युद्ध लड़ेंगे। सब लोग सैनिक बन गए और ये अनिवार्य सैन्य फ्रांस से निकलकर फिर पूरे यूरोप में फैल गई। और फिर ये सैन्यवाद है ना, वो राष्ट्रवाद से मिल गया, उग्र राष्ट्रवाद पैदा हुआ, और उस उग्र राष्ट्रवाद ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध पैदा किया। तो देखिए कि फ्रांस की क्रांति ने द्वितीय विश्व युद्ध को क्या क्या चीजें दी, कि अर्थव्यवस्था युद्ध संचालित कैसे होती है, नेपोलियन ने बना के बताया। राष्ट्रवाद और सैन्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद मिल जाता है, कैसे वो प्रभावित करता है, ये प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में वापिस और पढ़ेंगे हम। तो ये 2 चीजें होगी। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे देखिए कि जब नेपोलियन आता है मिस्र से आकर फ्रांस में आया, जनता ने कहा आप सब कुछ है, तो स्टार्टिंग में वो राजा वाजा नहीं बनता है, बोला है हाँ तीन तीन लोग है डायरेक्टरी के अंदर, और वो कौंसल सिस्टम बनता है, डायरेक्टरी हट जाती है, कौंसल सिस्टम आता है, उन 3 कौंसलों में एक हूँ। बाद में वो एक बन जाता है, बोला मैं कौंसल हूँ, परमानेंट कौंसल हूँ। बाद में वो ये कहता है कि मैं राजा हूँ, और पोप को ये कहता है, वो मुकुट लेता है और पोप से खुद पहन लेता है, बोला ये जो राज फ्रांस का राजतंत्र का मुकुट था ये गटर में पड़ा हुआ था और मैंने उठा के पहन लिया। और पादरियों को और पोप को भी वो कुछ नहीं समझता है, बोला ठीक है। और वैसे भी फ्रांस की क्रांति में मोटा मोटा ये जो चर्च की व्यवस्था थी ना, इस व्यवस्था को फ्रांस की जनता ने काफी ढीला कर दिया था। अब पोप पादरियों की कोई औकात नहीं रही थी, तो इसने बोला ठीक है ये मेरे को पहना दो, बस बात खत्म। अभी खुद राजा बन गया। अब उस समय इसने जनता में सर्वे कराया, जनमत करवाया कि बताओ मेरे को राजा बनाना है, कि जनता ने कहा हाँ ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि राजा बना है वंश के आधार पर नहीं बना, प्रतिभा के आधार पर। क्योंकि उस प्रतिभा को किसने पसंद किया? जनता ने पसंद किया। जनता ने बोला "हाँ भाई साहब नेपोलियन तू बनेगा, तू राजा बन"। मतलब ये नहीं कि वो जो पहले लुई वाले वंश वाले लोग थे वो नहीं बनेंगे, नेपोलियन आप बनाओगे। ये पहली बार हुआ कि जनमत निर्धारित कर रहा है, तो लोकप्रिय राजा। और ये चीज आगे चली, हिटलर ने इसी लोकप्रियतावाद का फायदा उठाया और तानाशाह पैदा हुआ। तो लोकप्रियतावाद से तानाशाह पैदा होना ये सबसे पहले नेपोलियन ने किया था, आगे इसको हिटलर और मुसोलिनी ने फॉलो किया था। स्पेन में एक फ्रैंको फ्रैंको था, वो एक अलग बात है क्योंकि वो अलग कहानी चली जाती है, लेकिन हिटलर और मुसोलिनी ने नेपोलियन वाला मॉडल लिया था। तो मैं कह रहा हूँ ना, फ्रांस की क्रांति अपने आप में इतनी विलक्षण है कि इसने यूरोप को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इटली और जर्मनी का एकीकरण हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं 1 मिनट बता रहा हूँ। उस एकीकरण का जो क्रेडिट है वो नेपोलियन को जाता है, क्योंकि नेपोलियन ने अर्थव्यवस्था चलाने के लिए इटली और जर्मनी का एकीकरण इस तरीके से किया था ताकि आर्थिक तंत्र है ना वो आसानी से चल सके। ठीक है, और वो बाद में जो उसने एकीकरण किया था, हालांकि उस एकीकरण को बाद में मेटरनिख ने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो एकीकरण जर्मनी और इटली के दिमाग में फिट हो गया था और आगे जर्मनी और इटली एकीकरण हो जाता है। तो नेपोलियन ने ऐसी बहुत सारी चीजें कर दी थी और फ्रांस की क्रांति ने ऐसी बहुत सारी चीजें कर दी थी जिसको यूरोप फॉलो करता रहा। और उसने ऐसे विचार, ऐसे नारे, ऐसे ख्वाब दिए कि वो यूरोप की जनता में रह रह के आते थे। और आगे जाके हम देखेंगे कि यूरोप के अंदर जब मेटरनिक जैसा आदमी, तानाशाह आदमी बोलता है कि हम कुछ नहीं करने देंगे और पुरानी व्यवस्था स्थापित करेंगे, लेकिन वो नए जो विचार थे ना वो जनता के दिमाग में इतने गहरे बो दिए गए थे कि अब वो पेड़ बनने को तैयार थे और बोले नहीं, पुरानी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, नए तरीके का कुछ बना के दीजिए। खैर, बात ये थी कि नेपोलियन राजा बन गया और नेपोलियन ने पहले ऑस्ट्रिया को भी हरा दिया, मिस्र में भी युद्ध लड़ा। अब वो युद्ध कौन कौन से थे उस युद्ध की हम बात करेंगे। वो अलग अलग संधियां करता गया। कैंपो फॉर्मिया की संधि बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, क्योंकि उस संधि में उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य को हराया था।
ऐसे ही उसने ब्रिटेन के साथ आमिया की संधि की थी, एक ट्यूनवेले की संधि ऑस्ट्रिया के साथ की थी। फिर क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति जब से हुई थी तब से यूरोप के अलग अलग राज्य ये चाह रहे थे कि हम प्राचीन राजतंत्र को वापिस स्थापित करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में रह रह के ख्याल आता था। तो यूरोप के अलग अलग राज्य, अलग अलग देश इकट्ठे होकर गठबंधन बना लेते थे फ्रांस के खिलाफ। ठीक है, ये चलता रहा था और ये वाटरलू की युद्ध तक चला था। अब क्या होता है कि ये इन सभी देशों को हराना शुरू कर देता है और सबको हरा के एक एक दो दो संधि करता जाता है। लेकिन जब ये 1807 के अंदर 1807 के अंदर जब ये फ्रांस को हराता है और टिलसिट की संधि करता है, तब इसका जो गौरव होता है, फ्रांस का गौरव, नेपोलियन का गौरव चरम पे पहुंच जाता है। तो ये बता देता है कि देखो, फ्रांस के जार को ये बोलता है कि देख, तू पूर्वी यूरोप का राजा और मैं पश्चिमी यूरोप का राजा, और अपने मिलकर राज करेंगे। और फ्रांस का जो रूस का जो राजा होता है वो राजी भी हो जाता है। 5 साल तक इनकी धमाचौकड़ी चलती है, लेकिन बाद में कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब जैसे इसको लगा कि पूर्वी यूरोप में तो रूस राज कर रहा है, पश्चिमी यूरोप में मैं कर रहा हूँ, अब भाई साहब एक बच गया देश, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन को टिकाना है। अब इसको ये पता था कि ब्रिटेन की नेवी बहुत तकड़ी थी, जैसा कि मैंने आपको पुनर्जागरण के दौरान बताया था कि ब्रिटेन की नेवी काफी ताकतवर हो गई थी, क्योंकि उसने स्पेन और पुर्तगाल की नेवी को 1600 ईस्वी के आसपास एक युद्ध में पराजित कर दिया था, और पराजित करने के साथ साथ लगभग नष्ट भी कर दिया था। तो इसको ये लगा कि देखो, और हुआ भी ये था कि ये मिस्र में हार के आया था ना, तो इसको पता लग गया कि ब्रिटेन को नेवी में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इसको ये लगा ब्रिटेन को युद्ध में ना हरा के ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था से हराते हैं। तो ये एक मॉडल लेके आए जिसका नाम था महाद्वीपीय व्यवस्था। महाद्वीपीय व्यवस्था में मतलब ये था कि ब्रिटेन के साथ है ना, अब कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, कोई भी व्यापार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पूरी यूरोप पे राज कर चुका था। तो पश्चिमी यूरोप में तो इसकी चलती थी, स्पेन, पुर्तगाल, सब जगह ये कब्जा कर चुका था, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, सब जगह। और पूरी यूरोप में रूस के साथ इसका समझौता हो गया। बोले महाद्वीपीय व्यवस्था लागू, ब्रिटेन के साथ कोई कुछ भी नहीं करेगा। अलग अलग आदेश निकले, बर्लिन आदेश निकले, मिलान आदेश निकला, फातेबलो आदेश निकला। सब में ये था कि भाई साहब कोई कुछ भी कर लिया ना, अगर मेरे को पता भी चल गया कि ये जहाज ब्रिटेन से है, मैं आग लगा दूंगा। अब यहां पे वो गलती कर देते हैं, क्योंकि ब्रिटेन को हमने औद्योगिक क्रांति में पढ़ा था कि ब्रिटेन के पास, जैसे आज चीन के पास हर एक चीज है ना, वैसे ही ब्रिटेन के पास उस वक्त दुनिया की हर जरूरत पड़ने वाली चीजें थी। अब फ्रांस के पास वो चीजें नहीं थी, तो फ्रांस तो उन चीजों की डिलीवरी कर नहीं सकता। अब कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। अब भाई साहब महाद्वीपीय जो समुद्र का तट था, अटलांटिक महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक बहुत चौड़ा लंबा था, तो तस्करी शुरू हो गई, ब्रिटेन का सामान अंदर आने लग गया। और जनता है ना, इस फ्रांस की महाद्वीपीय व्यवस्था, नेपोलियन की इस महाद्वीपीय व्यवस्था के विरुद्ध आ गई, क्योंकि जनता को आम सामान नहीं मिल रहा था। देखो, जनता लगभग, लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, जनता को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि राजा कौन है, मतलब जनता अपना काम करती है, बहुतेरी जनता को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब उनकी नीतियों के कारण जनता दुखी होने लग जाती है, तब जनता प्रतिक्रिया करती है। तब जनता क्या करती है? प्रतिक्रिया। और इस महाद्वीपीय व्यवस्था ने जनता को आम जनजीवन के समान के लिए ना एक तरीके से परेशान करके रख दिया, और उसको ये लगा यार ये कौन सी नीति होगी, मतलब हम परेशान हो गए। और उस ठीक 7-8 साल पहले तो उनको ये लगता था, देखो फ्रांस के लोगों ने लोकतंत्र लाया है, गणतंत्र लाया है, अपना संविधान लाया है, सामंतवाद की समाप्ति हो रही है, किसान आज़ाद हो रहे हैं, जनता खुश थी। नेपोलियन जब झंडा लेके पूरे यूरोप में घूम रहा था कि मैं सामंतों से आज़ाद कराऊंगा, मैं आपको लोकतंत्र दूंगा और ये दूंगा और वो दूंगा, अधिकार दूंगा, और मानवाधिकारों की घोषणा करते हैं, तो जनता को ये लगा वाह यार क्या जोरदार बात है। और भाई साहब बाद में ये लगा अब तो खाने की चीज़ें नहीं है, और ये बोल रहे हैं ये व्यापार नहीं करना, वो व्यापार नहीं करना। और फिर इसने क्या किया? लोकतंत्र का ही करना था, इसने अपने जो बोनापार्ट भाई थे, कोई जोसेफ, कोई लुई, पता नहीं कौन कौन थे, कोई भतीजा, कोई भाभी, कोई देवरानी जेठानी, इसने सबको है ना, किसी का कहीं राजा बना दिया, किसी को कहीं रानी बना दिया, सब जगह फिट कर दिया। तो इनको ये लगा यार ये तो एक अलग प्रकार का वंशवाद शुरू कर दिया इसने। और होता क्या है कि सगे संबंधी होते हैं ना, उनमें से कुछ ही अच्छे होते हैं, बाकी तो सारे के सारे निकम्मे निकलते ही हैं, क्योंकि जिसका जितना भला करते हो ना, वो उतना ही बुरा निकलता है। अब जैसे ही नेपोलियन के विरुद्ध यूरोप के राजा इकट्ठे हुए, तो उनमें से कईयों ने नेपोलियन के साथ नेपोलियन को छोड़ा और यूरोप के राजाओं के साथ समझौता कर लिया कि देखो इसको टपका दो, पर मेरे को जो राज मिला हो भाई साहब मेरे पास रहने देना। नेपोलियन एक नीचे वर्ग का लोग था, वो इतनी एलिट क्लास की
जो ये डिप्लोमेसी थी, कूटनीति थी, उसको वो जो राजतंत्र के अंदर जो चीजें होती है ना, वो नहीं जानता था। वो तो युद्ध करना जानता था, जीतना जानता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इसके अंदर क्या कूटनीति राजनीति होती है और अपने सगे संबंधियों की सोच क्या होती है, वो उस चीज को पढ़ नहीं पाया था। और दूसरा, एलिट लोगों में वो खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करता था, असुरक्षित महसूस करता था। कुल मिला के महाद्वीपीय व्यवस्था उसकी फेल हो गई। और महाद्वीपीय व्यवस्था को जब रूस ने भी पालन करना बंद कर दिया, तो इसने दूसरी सबसे बड़ी गलती ये की कि ये रूस के अंदर प्रवेश कर गया। यही सेम गलती आगे जाकर हिटलर करता है द्वितीय विश्व युद्ध में, और बैटल ऑफ स्टालिनग्राड होता है दुनिया का अभी तक के सबसे बड़े युद्धों के अंदर। अगर कोई सबसे युद्ध के अंदर अगर सबसे खतरनाक युद्ध हुआ था, वो था बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। उस पर एक फिल्म भी है, कभी आप देखना, बहुत ही रोमांचक और रोमांचित करने वाली फिल्म है, इनेमी एट द गेट, बैटल ऑफ द स्टालिनग्राड। तो खैर ये सेकंड वर्ल्ड वार की थी, लेकिन नेपोलियन गलती कर देता है। नेपोलियन रूस के अंदर घुस जाता है, और फिर नेपोलियन एक युद्ध तो जीतता है, लेकिन अपनी 6 लाख में से 5 लाख सैनिक खो देता है। और यहाँ से ट्रेजेडी का सूत्रपात हो जाता है, और फिर बाद में नेपोलियन जो एक विनर किंग था, वो ट्रेजेडी किंग बन जाता है। और आगे जाते जाते धीरे धीरे, और लिप्जिक का युद्ध होता है, वाटरलू का युद्ध होता है, और नेपोलियन का पतन हो जाता है। ये नेपोलियन की कहानी। हमने शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, अब इसको हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि नेपोलियन ने दुनिया को क्या दिया था। जैसे हमने फ्रांस की क्रांति की उपलब्धियां बताई थी, वैसे ही कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे नेपोलियन के बारे में। खैर आगे बढ़ते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी थी कि सेकंड जो अपना वीडियो था, मैंने कहा था नेपोलियन ने जो क्रांति की रूमानियत थी, उसको यथार्थवाद में बदला था। रूमानियत समझते हो ना? रूमानियत का मतलब होता है, जैसे आप तो खुद युवा हो, कि कई चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, ऐसे मतलब उसकी बात करें तो ये अच्छा लगता है। तो वैसे क्रांति के कुछ विचार थे जो जनता को बहुत अच्छे लगते थे। लोकतंत्र आएगा, मानवाधिकार आएगा, सामंतवाद की समाप्ति होगी, किसान, अच्छी अच्छी बातें थी। लेकिन पता है, जब चीज़ें इंप्लीमेंट होती है तो बुरा लगता है। फिर ये लगता है कि यार ये क्या होगा मेरे साथ, तो ये हो गया। तो वो जो रूमानियत थी ना, उस रूमानियत को इसने यथार्थवाद में बदल दिया, क्योंकि वो रूमानियत थी, वो पहले अराजकतावाद और अशांति में चल रही थी, और उसने आके उसको कुछ ठीक किया, तो इसको बोलते हैं यथार्थवाद। तो इसने क्रांति की रूमानियत को यथार्थवाद में बदला था। ये मैं सेकंड वीडियो में आपको बता चुका था। ये हमने बता ही दिया कि आर्थिक नीति का संचालन है वो युद्धों से प्रेरित था, आगे हिटलर इसको करता है। अब क्या था कि क्रांति के कुछ विचार थे, ऐसे करना है वैसे करना है। इसने बोला मेरे को कोई मतलब नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, मेरे को ये मामला सेट करना है, जो रायता बिखरा हुआ है ना, इस रायते को सेट करना है। इसने ज़्यादा विचारधारा नहीं रखी। और तानाशाही वैसे विचारधारा क्या होती है आप सबको पता ही है। मिस्र वाली मैंने बात बता दी। अच्छा, ये था कि मिस्र पे जब उसने हमला किया था, तो भारत का एक सामरिक पक्ष था। जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं ना, तो देखना ये 1800 ईस्वी के आसपास का दौर था, और वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, और इसने इसी वक्त लगभग मैसूर के युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया था। और टीपू सुल्तान था ना, वो उस वक्त नेपोलियन से बात कर रहा था कि आप भाई साहब चल के आ जाइए भारत में, और इन ब्रिटेन वालों को निकालते हैं। तो ब्रिटेन वाले बोले नहीं 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 नहीं, ये फ्रांस वाले आने नहीं चाहिए। इसीलिए ब्रिटेन वाले चल के खुद मिस्र चले गए, बोले इसको मिस्र ही रोक लो, ये भारत पहुंचना नहीं चाहिए, वरना अगर नेपोलियन भारत पहुंच गया तो भारत में जो हमने ब्रिटिश इंडिया का साम्राज्य बनाया वो खत्म हो जाएगा। तो ये नेपोलियन भी है ना, वो भी भारत से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर नेपोलियन को अगर मिस्र में नहीं हराते तो नेपोलियन भारत आ सकता था। मैंने बता ही दिया, ये रूस का राजा वाला जनमत द्वारा राजा बना था, न कि वंश के द्वारा। आगे हिटलर ने ऐसा किया था, ये बातें मैंने बता दी। चलो खैर, अब आगे शुरू करते हैं। असाधारण व्यक्तित्व था, तोलीरा ने कहा था इसके बारे में। और मैंने बताया था कि 1793 में तुल्लो बंदरगाह पे विद्रोह हुआ था, इसको नेपोलियन ने दबा दिया था। और 1795 में कन्वेंशन पर जो विद्रोह हुआ था उसको दबा दिया था। तो एक तरीके से अपनी सैन्य योग्यता इसने सिद्ध कर दी थी, और ये धीरे धीरे पॉपुलर होना शुरू हो गया। 1797 में इटली को हरा दिया इसने। और ये जो 1797 में ऑस्ट्रिया जैसे साम्राज्य को हरा दिया था, कैंपो फॉर्मिया की संधि कर ली थी। और जो ऑस्ट्रिया ये कह रहा था कि मैं फ्रांस को हरा के वापिस राजतंत्र की स्थापना करूंगा, उस ऑस्ट्रिया को हरा दिया। तो जनता को ये लगा यार ये आदमी ठीक है। तुल्लो बंदरगाह को दबा दिया, तुल्लो बंदरगाह पे विद्रोह को दबा दिया, ब्रिटेन वाले कब्जा कर रहे थे, इसने उनको टिका दिया था। कन्वेंशन पर विद्रोह को इसने दबा दिया था। ऑस्ट्रिया
को हरा के कैंपो फॉर्मिया की संधि कर ली, और ऑस्ट्रिया और इटली का काफी हिस्सा है इसने फ्रांस के अंदर मिला लिया था। तो जनता काफी गौरवान्वित महसूस हुई कि कहाँ यार, खुद ही लड़े जा रहे हैं और ये आदमी यूरोप के देशों से लड़के और हमारे अधीन बहुत सारी भूमि भूमि कर रहा है, बहुत सारे देश कर रहा है। तो जनता को ऐसे अच्छा अच्छा लगा। 1798 में ये आदमी मिस्र आता है, पिरामिडों का युद्ध होता है, जीत जाता है। बाद में नेल्सन है वो नेपोलियन को हरा देता है। मैंने बताया था कि ब्रिटेन का ये एक सेनापति होता है और ये इसको हरा देता है। और यहाँ से ये आदमी वापिस फ्रांस आता है। फ्रांस आने के बाद ब्रूमेर का षड्यंत्र करता है, और ब्रूमेर के षड्यंत्र के द्वारा भाई साहब जो डायरेक्टरी वाले लोग थे उन सबको कहता है जाओ छुट्टी करो, अब मैं खुद राज्य करूंगा। धीरे धीरे सत्ता पर पकड़ मजबूत कर लेता है, और 1804 ईस्वी में ये क्या कर लेता है, खुद का राज्य अभिषेक कर लेता है। वो पहले 3 कौंसल सिस्टम बनाता है, फिर बाद में ये कहता है कि मैं खुद ही कौंसल हूँ। पहले डायरेक्टरी सिस्टम को हटा के कौंसल सिस्टम बनाता है, और कौंसल सिस्टम के बाद में ये सीधा क्या कर लेता है, खुद का राज्य अभिषेक कर लेता है। इसी समय ये ऑस्ट्रिया के साथ ट्यूनविले की संधि करता है, ब्रिटेन के साथ आमिया की संधि करता है। अब कहते हो सर आप ये इतनी संधियां याद करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। इनमें से 2-3 संधियां याद करना। अगर नेपोलियन के बारे में आए तो आप इनके बारे में बता देना कि उसने विभिन्न संधियां कर कर यूरोप पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। इस तरह की बातें लिख देना। तो 1-2 संधि का उदाहरण लिख दोगे तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। 1805 में ब्रिटेन के साथ ट्रीफाल्कर का युद्ध होता है, ठीक है। और फिर ये समुद्र का युद्ध होता है। तो इसको फिर बाद में, इस युद्ध के बाद में पता लग जाता है कि भाई साहब ब्रिटेन को हम ना समुद्र में नहीं हरा सकते। लेकिन यहाँ पे रूस और ऑस्ट्रिया मिलकर एक युद्ध लड़ते हैं जिसका नाम होता है ऑस्ट्रेलिज का युद्ध। इस युद्ध में ये इनको हरा देता है और प्रेसबर्ग की संधि करता है। इस संधि से यूरोप में ये हो जाता है कि अब नेपोलियन बहुत ज्यादा ताकतवर है और नेपोलियन को हराना असंभव। और नेपोलियन संधियों के द्वारा अपनी शर्तें वो यूरोप पे थोपना शुरू कर देता है, और अब वो फ्रांस का राजा न रहकर यूरोप के राजा बनने की ओर अग्रसर हो चुका। प्रेसबर्ग की संधि के द्वारा वो फ्रांस के राजा से यूरोप के राजा बनने की ओर अग्रसर हो चुका था। और आगे जाकर 1806 में प्रसा के साथ भी जेना और ओवरस्टेट का युद्ध करता है, राइन की संधि करता है, और राइन की संधि के द्वारा ये महाद्वीपीय व्यवस्था शुरू करता है। और 1807 में टिलसिट की संधि करता है ये रूस के साथ। और जब टिलसिट की संधि में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस का गौरव और नेपोलियन का गौरव होता है वो अपने चरम पे होता है। तो प्रेसबर्ग की संधि में मैंने कहा था कि ये अब फ्रांस के राजा से यूरोप के राजा बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। और उसके ठीक 1 साल बाद ये राइन की संधि के द्वारा पूरे यूरोप की आर्थिक नीति को प्रभावित करने लग गया। अब आप यूरोप के पूरे नक्शे पे बैठ के यूरोप के पूरे नक्शे को देखिए और सोचिए कि ये छोटे कद का एक आदमी है ना, वो पूरे यूरोप की आर्थिक नीति को प्रभावित कर रहा था उस वक्त। सोच के देखिए नेपोलियन कितना पावरफुल था। तो उसने फ्रांस की क्रांति के विचारों को सपनों की तरह बेचा। ज्यादा क्लास में हूं, रुक के बात करूं तो सोच के देखिए कि यूरोप की आर्थिक नीति को ये प्रभावित कर रहा है ये आदमी। तो जब ये नेपोलियन चला यूरोप के अंदर, एक झंडा लिया और बोला मानवाधिकारों की घोषणा, आपको सामंतवाद से मुक्ति दिलाऊंगा, प्रजातंत्र की स्थापना, राजतंत्र मिटा दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। जनता एकदम उमड़ पड़ी, अपने राजाओं को छोड़ा, नेपोलियन के पीछे हो ली। और एनसीईआरटी पे एक बहुत अच्छा कार्टून भी बना हुआ था पहले, अब मुझे पता नहीं है, कि उसमें ये था कि एक जगह दिखाया हुआ था कि जनता खुश हो रखी है कि वाह 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 क्या क्या चीज़ें आ गई, और दूसरी जगह दिखा रखा है कि फिर नेपोलियन की सेना के लोग है ना कैसे लोगों को कूट रहे हैं और उन पे एक तरीके से तानाशाही कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, आर्थिक शोषण कर रहे हैं। तो ये दिखाते हैं उस अंतर को। अब देखो, उसने कहा कि मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ दूंगा, और महाद्वीपीय व्यवस्था से वो कहता है कि तुम्हारी आर्थिक नीति भी कंट्रोल को मैं करूंगा। अब आपका जब सवाल ये था कि सर कौन सी संधियां याद करो, तो आप प्रेसबर्ग और टिलसिट की संधि को जरूर याद रखो, क्योंकि इन संधियों के द्वारा है ना उसने यूरोप के अंदर अपना प्रभुत्व बना लिया था। और राइन की संधि के द्वारा आप ये बताओ कि उसने महाद्वीपीय व्यवस्था क्या कर दी थी शुरू। तो इन संधियों के द्वारा तो उसका राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ गया था। प्रेसबर्ग और टिलसिट की संधियों के द्वारा राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ गया था। और क्या बढ़ गया था? राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ गया था। और राइन की संधि के द्वारा आर्थिक प्रभुत्व प्रदर्शित होने लग गया था। सोच के देखिए, राजनीतिक प्रभुत्व के साथ ये आदमी यूरोप पर आर्थिक प्रभुत्व भी स्थापित करने
की प्रक्रिया में आ चुका है। 1807 में रूस के साथ टिलसिट की संधि होती है, मैंने बता दी थी। बर्लिन का आदेश, मिलान आदेश, फातबलो आदेश, इनके साथ ये ब्रिटेन के साथ क्या पंगा करता है, आर्थिक पंगा करता है, और बोलता है ब्रिटेन को कि भाई साहब यूरोप के अंदर मेरी आर्थिक चौधर चलेगी, आपकी आर्थिक चौधर नहीं चलेगी। ब्रिटेन भी महाद्वीपीय व्यवस्था के खिलाफ ऑर्डन इन काउंसिल का जारी करता है और बोलता है कि भाई साहब फ्रांस से जुड़ा हुआ जो भी जहाज होगा, सामान होगा, उसको हम ये कर दें। मतलब कुल मिला के बात ये थी कि हम तेरे सामान को ऐसी तैसी कर दें, वो बोला हम तेरे सामान को ऐसी तैसी कर दें। जैसे बच्चों से ऐसी बातें होती है ना, वैसे इन्होंने क्या कर दी थी, स्टार्ट कर दी थी। अब क्या था, इसको ये लगा अपने तो सब कुछ है, स्पेन जीत लिया, पुर्तगाल जीत लिया, वो भी जीत लिया, और वहां पे उसने अपने अपने आदमी बिठा दे। क्यों? देखो ये था, ये एक तरीके से निम्न मध्यम वर्ग का आदमी था, तो इसको ऊपर वाले एलिट तबके पे विश्वास नहीं था। और वैसे भी क्या था कि फ्रांस की क्रांति एलिट तबके, अभिजात्य तबके के खिलाफ हुई थी। तो एक ऐसा परसेप्शन था जनता में कि ये लोग काम के नहीं है, और वो सारे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम पुराने तंत्र को क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। तो उसको ये लगने लग गया कि भाई साहब ये पुराने तंत्र को स्थापित कर सकते हैं, इससे अच्छा है कि मैं मेरे भाई बहन भतीजे और इनको बिठाऊं, ताकि वो मेरे हिसाब से चले। अब स्पेन और पुर्तगाल रह गए। देखो अब तो ठीक है, आप व्हाट्सएप टेलीग्राम सब है, लेकिन उस वक्त तो संचार की व्यवस्था नहीं थी ना। तो फ्रांस से स्पेन और पुर्तगाल के दक्षिणतम हिस्से तो कंट्रोल होंगे नहीं, तो वहां पे इसने अपने आदमी तो बिठा दिए, लेकिन जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह। जनता विद्रोह क्यों कर रही है? क्योंकि पहले तो इसने लॉलीपॉप दिए, अच्छे अच्छे नारे दिए, तो जनता ने कहा हाँ आओ आओ नेपोलियन जी आओ। बाद में बोला जाओ 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 नेपोलियन जाओ। और सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल की जनता ने इसके खिलाफ विद्रोह स्टार्ट किया था, और स्पेन वाले नाच खड़े हुए। और 1808 में एक बेलोन का युद्ध होता है, और उसमें ये क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और भाई साहब स्पेन में इसकी हालत ये थी कि भाग के स्पेन जाए, व्यवस्था स्थापित करे, वापिस फ्रांस आए, वापिस स्पेन वाले कूदने लग जाए, और रह सहसा ब्रिटेन लोगों कह रहा जाओ जाओ नेपोलियन के खिलाफ शुरू हो जाओ। क्योंकि सबसे ज्यादा इसने पंगा किसके साथ लिया था, ब्रिटेन के साथ। और ब्रिटेन बोला हम तुम्हें सस्ते में सामान देंगे, बस तुम नेपोलियन के खिलाफ हो जाओ। और साथ में यूरोप के जो राजा, फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति के बाद जो दुखी थे, वो उन राजाओं को भी ये लगने लग गया कि नेपोलियन को टिकाना तो क्या हो गया, बहुत ही जरूरी हो गया। और अब जनता भी उनका क्या दे रही है, साथ। तो महाद्वीपीय व्यवस्था ने आम जनमानस को भी है ना नेपोलियन के विरुद्ध कर दिया। उसका पहला उदाहरण था स्पेन का बेलोन युद्ध। अब महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन रूस ने ना करना बंद कर दिया। तिलसिट की संधि होती है 1807 में, और 5 साल बाद भाई साहब पहले तो जार को बोल दिया कि तू पूरी यूरोप का राजा। राज खुश, जार भी खुश भी था, बोले तू उधर का चौधरी, मैं इधर का चौधरी, ये कर देंगे वो कर देंगे। बढ़िया दारू पीते थे, बढ़िया भाषण मारते थे। लेकिन रूस भी महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन नहीं कर सका, क्योंकि आम जनता की आर्थिक जरूरतें होती है ना, वो सबसे बड़ी चीज है। अगर वो पूरी नहीं होती है, फिर जनता कहती है भाई साहब तुम्हारी चौधर ठीक है, मान ली हमने, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अब रूस वाला राजा भी बोला मैं नहीं मानूंगा तेरी महाद्वीपीय व्यवस्था। जैसे ही उसने ये कहा, नेपोलियन रूस के अंदर एंटर कर गया। और वो एक अलग रणनीति थी उसकी, कूटनीति थी कि उसने सारे खेत जला दिए थे, ताकि जो फ्रांस की सेना अंदर आ रही है उसको खाने के लिए कुछ मिले नहीं। बाद में सर्दी आ गई, और रूस को आप जब मैप पे देखते हो तो ऊपर की साइड कुछ ही नहीं है, बर्फ ही बर्फ है। और राजा ऊपर की साइड चला जाता है, और नेपोलियन भाई साहब यूं ही गलियों में धक्के खा के वापिस आ जाता है। 6 लाख में से 5 लाख लोग रूस की सर्दी के कारण मारे जाते हैं। अब कहते हैं ये युद्ध तो जीत गया था, लेकिन ट्रेजिडी का इसका क्या हो गया, सूत्रपात हो गया। और अब जनता उस दौर में आ चुकी थी कि भाई साहब बहुत हुआ, इट इज इनफ, अब तुम्हारी ऐसी तैसी हम स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही जनता का साथ मिला, यूरोप के जो अन्य राजा थे ना, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया। अब हम नेपोलियन को क्या कर सकते हैं, हरा सकते। क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। तो जनमानस ने साथ दिया, और यूरोप में फ्रांस के खिलाफ, नेपोलियन के खिलाफ अलग अलग गठबंधन तो पहले से ही बन रहे थे जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। लेकिन अब उन गठबंधन के साथ जनता भी हो चुकी थी, और उसके साथ महाद्वीपीय व्यवस्था से जो ब्रिटेन प्रताड़ित था, उस ब्रिटेन ने भी साथ देना शुरू कर दिया था। बोला नेपोलियन को टिकाओ। और ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन के साथ एक समस्या रही हुई है, जिसे ब्रेग्जिट हुआ था, आप सबने सुना होगा। ब्रिटेन का हाल ये है कि तेरे बिना रह भी नहीं सकता और तेरे साथ रह भी नहीं सकता। तो ब्रिटेन का यूरोप के साथ संबंध हमेशा यही रहा है। कभी तो बोल देता है हमें क्या मतलब, यूरोप जाना है, और फिर बाद में खड़ा होकर कहता है नहीं यार यूरोप में ये गलत हो रहा है। ये हमेशा ही उसके साथ समस्या रही है।
फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक है, क्या मतलब है, हमें हो रही होगी। जैसे ही नेपोलियन खड़ा हुआ कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, फिर वो यूरोप के लोगों के साथ में आ जाता है। तो यूरोप के राजा इकट्ठे होते हैं और प्लान बनाते हैं, और भाई साहब फिर होता है लिपजिग का युद्ध। और लिपजिग के युद्ध के अंदर नेपोलियन हार जाता है और नेपोलियन को वहां से रवाना कर दिया जाता है। इससे पहले नेपोलियन को वेलेजली ने विक्टोरिया युद्ध में हराया था। रूस और पर्सा मिले थे, लुटजेन और बोर्जिन का युद्ध हुआ था, लेकिन वो युद्ध नेपोलियन जीत गया था 1813 के अंदर। अब देखो, ऑस्ट्रिया जिसको 1797 में हराया था, कैंप फॉर्मिया की संधि की थी। पर्सा को 1806 में हराया था, ओवरस्टेट का युद्ध हुआ था। रूस को टिलसिट की संधि में हराया था। अब ये सब लोग इकट्ठे होते हैं, लिपजिग का युद्ध होता है, फाउंटेन ब्लू संधि होती है, और भाई साहब एल्बा टापू पर नेपोलियन को भेज दिया जाता है। अब नेपोलियन युद्ध हार गया। तो नेपोलियन जब स्पेन में बोलेन का युद्ध हारने लग गया था, अब क्या था कि नेपोलियन की जिंदगी भी विरोधाभासों से भरी हुई थी। कि एक जैसे पहला उसका विरोधाभास हमने 2-3 बार चर्चा कर ली कि वो यूरोप में गया कि हम मैं आपको ये चीजें दूंगा, जनता ने को पता चल गया कि ये कुछ नहीं दे रहा, मीठी गोली दे रहा है, जनता उसके खिलाफ आ गई। यही सेम चीज उसके साथ फ्रांस में हुई, क्योंकि फ्रांस में तो सब लोगों को कह रखा था ना उसने, आपको ही खुश करूंगा, आपको ही खुश करूंगा, आपको ही खुश करूंगा, सबके साथ वादे कर रखे थे। तब बोले क्या हुआ तेरा वादा। और फ्रांस की जनता ने भी इसके खिलाफ कहीं ना कहीं विरोध करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्या कर दिया, अब नेपोलियन कमजोर हो गया। अब वो कालीन भैया वाली बात है, इज्जत नहीं करते, डरते हैं। और डर की दिक्कत ये है कि डर जब खत्म हो जाता है ना, डर कब खत्म होता है पता नहीं चलता। अब यहाँ पे डर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब पूरा यूरोप इकट्ठा हो रहा है, यूरोप के राजाओं के साथ यूरोप की जनता आ चुकी है, और ब्रिटेन भी साथ आ चुका है, और यहाँ पे निपटा देते हैं। लेकिन ये किसी एक ऐसे ही अयोग्य आदमी को फ्रांस की गद्दी पे बिठाते हैं, तो जनता फिर वापस दुखी हो जाती है, और जनता बोलती है वो यार पहले वाला ठीक था। और जैसे ही पता लगता है नेपोलियन को कि जनता तेरे को याद कर रही है, भाई साहब एल्बा टापू से भाग के वापिस आता है, और 100 दिनों तक राज करता है। और जैसे ही 100 दिन राज करता है, यूरोप वाले बोलते हैं भाई साहब इसको हरा दिया, अब की बार तो मिट्टी में मिला दो। क्योंकि राजनीति में कहते हैं मारते नहीं है, गाड़ते हैं, कि अब की बार तो नेपोलियन को गाड़ दो। और फिर होता है वाटरलू का युद्ध। और ये तो एक प्रतीक बन गया कि जैसे कोई आदमी चुनाव हार जाता है कि ये तो इसके लिए वाटरलू का युद्ध हो गया, ठीक है। और ये अब समाप्त हो चुके हैं। बैटल ऑफ वाटरलू बहुत फेमस बैटल थी, और इसमें नेपोलियन हार जाता है, सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया जाता है, और बाद में ये आदमी वहां पे मर जाता है। लेकिन बात यह है कि हमने पढ़ा था 1789 से, अब देखिए चलिए 1815 तक फ्रांस के अंदर कुछ विचार थे कि हमें सिस्टम बदलना है, नया सिस्टम लाना है। बात थी फ्रांस की, लेकिन भाई साहब इसने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया। और इसीलिए मैंने पहले वीडियो में बोली थी, फ्रांस को जुकाम होता है तो यूरोप को छींकनी आने लगती है। और ये हम आगे भी देखते हैं कि यहाँ पे 1815 में मैटरनिक नाम का एक आदमी होता है जो ऑस्ट्रिया का होता है, और वो पूरे यूरोप में एक सिस्टम स्थापित करता है, और कहता है पुराने विचारों को, पुराने राजतंत्र को हम वापिस स्थापित करेंगे। लेकिन जनता को नए विचारों का चाव आ चुका था, तो जनता बोली पुराने वाला सिस्टम नहीं चाहिए। नेपोलियन बुरा था ठीक है, लेकिन पुराने वाला सिस्टम नहीं चाहिए। और इसीलिए इस यूरोपीय व्यवस्था के खिलाफ 1830 और 1848 में यूरोप में क्रांतियां होती है, और इतनी भयंकर क्रांति होती है कि लास्ट में मेटरनिक को भागना पड़ता है। तो आप सोच के देखिए कि फ्रांस की क्रांति ने ऐसे विचार, ऐसे ख्वाब, ऐसे सपने, ऐसे जज्बात दे दिए थे कि पूरा यूरोप 19वीं सदी में उनसे तंग रहा था। और इन्हीं विचारों ने आगे जाकर लोकतंत्र का स्वरूप पैदा किया था, मताधिकार को पैदा किया था, मानवाधिकार को पैदा किया था। तो पता नहीं कितनी 4 या 5 पीढ़ियां इन विचारों को पाने के लिए लड़ी, कटी, मरी, तभी आज आज हम जैसे लोगों को ये विचार मिले। तो कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं का तो योगदान है, लेकिन उन स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं को भी यूरोप से यहाँ से सीख मिली थी कि देखो कैसे यूरोप वालों ने हासिल किया है, वैसे हमें भी हासिल करना है। हालांकि हमारा रास्ता इतना हिंसक नहीं रहा था जितना ये हिंसक रहा है। और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि फ्रांस की क्रांति के इन विचारों को पाने के लिए भयंकर रक्तपात हुआ था। अब देखो रक्तपात तो पूरे यूरोप में फैल चुका है, फिर ये आगे भी चलता है। कैसे चलता है, थोड़ी सी
थोड़ी सी बात करेंगे ताकि फ्रांस की क्रांति के प्रभाव और नेपोलियन के प्रभाव को आप अच्छे अच्छे पॉइंट में दिखा सको, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। अब नेपोलियन क्यों हार गया, तो 3 देशों का नाम याद रखना, स्पेन, रूस और ब्रिटेन। स्पेन, मैंने कहा था स्पेन के अंदर कभी स्पेन जाता था, कभी वापस आता था, कभी स्पेन जाता था, कभी वापस आता था, इसीलिए कहते थे कि ब्रिटेन, नेपोलियन खुद बोला था कि मेरे को स्पेन के नासूर ने बर्बाद कर दिया था। रूस, रूस मतलब यार रणनीतिक तौर पर वो इतना मजबूत देश है, आप उसके साथ क्यों पंगे ले रहे? सेम गलती आगे हिटलर ने की थी। ब्रिटेन, एक ब्रिटेन के साथ महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की और एक उस पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। अब हुआ क्या, इसने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की थी महाद्वीपीय व्यवस्था में। पहले तो बोला ब्रिटेन को कोई सामान नहीं बेचेगा, ब्रिटेन का आर्थिक रूप से परित्याग है। फिर जब ये लगा कि ब्रिटेन में आम सामान की कमी होगी, तब ये खुद सामान बेचने लग गया। किस लिए? ताकि मैं पैसा कमा सकूं। और जब यूरोप की जनता को पता चला भाई साहब ये हमें तो खुद सामान नहीं लेने दे रहा और खुद पैसे कमा रहा है, विरोधाभास हो गया ना। और विरोधाभास जब बहुत गहरा हो जाता है ना, तो जनता फिर परिवर्तन करने को मजबूर हो जाती है। तो 3 देशों के साथ इसकी जो नीतियां थी ना, उन नीतियों के कारण यह हार गया। दूसरा, इसका गहरा विरोधाभास था क्योंकि इसने फ्रांस की जनता से जो वादे किए थे उसने उसने उन चीजों को डिलीवर नहीं किया। यूरोप की जनता के साथ जो वादे किए थे वो भी डिलीवर नहीं किया। और तीसरा, इसकी एक बड़ी बात क्या थी? युद्ध 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 करो और कुछ करो नहीं। तो राज कोई युद्ध से थोड़ी चलता है, राज एक सिस्टम से चलता है। अब सिस्टम के लिए भाई साहब को टाइम ही नहीं है। भाई साहब कभी स्पेन जा रहा है, कभी पुर्तगाल जा रहा है, कभी रूस जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, बस घोड़े पे टुकड़ू 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 दौड़े ही जा रहा है भाई साहब। अशांति का एक दौर हो गया। और दूसरा, मैंने आपको बताया था कि घर का बेदी लंका ढाए। अब भाई साहब इसने जो आदमी स्थापित किए थे अपने सगे संबंधी, वो यूरोप के राजाओं से शामिल हो गए और बोले भाई साहब हमारा राज्य स्थापित रहे, इस नेपोलियन को मार दो, से हमें कोई मतलब नहीं। तो ये मतलब नेपोलियन का अंत क्यों हुआ था। तो आप ऐसे ये शॉर्ट में ऐसे याद रखना, 3 देशों के नाम याद रखना, स्पेन, रूस, ब्रिटेन। तो 3 तो पॉइंट आपके ये हो गए। विरोधाभास में एक फ्रांस हो गया, एक यूरोप, 5 पॉइंट बन गए। छठा युद्ध और युद्ध बन गया, 7वां ये बन गया, 2-3 और कर देना, 10 पॉइंट हो जाएंगे। तो ऐसे लिखोगे ना तो क्या होगा, चीजें याद जल्दी रहेगी। अब ये कि आप बहुत बड़े नोट्स बना के बैठे हो और फिर वो बार बार पढ़ रहे हो, लेकिन आप अगर आपको 3 देश याद है और एक विरोधाभास वाली लाइन याद है, 5 पॉइंट तो आप कैसे ही हो गए। और एक कालीन भैया वाली, युद्ध युद्ध युद्ध, खौफ बना रहना चाहिए। और खौफ क्या होता है ना, जनता में बेखौफ लोगों को पैदा कर देता है। जितना ज्यादा खौफ होगा उतने ही ज्यादा बेखौफ लोग पैदा होते हैं। ये दुनिया का और अभी तक मानवता का इतिहास रहा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन ने क्या दिया था, तो वही नेपोलियन की देन को हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 तरीकों में पढ़ेंगे। लेकिन मैं सामाजिक नीति को जरूर बताऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी लाइन लिखी है, बिना पादरी के सामाजिक नियंत्रण। फ्रांस की क्रांति की सबसे बड़ी देन ये थी कि फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के लोगों ने यह कह दिया कि हमें इन चर्च वाले पादरियों की, पोप की कोई जरूरत नहीं है। और फ्रांस की क्रांति के अंदर एक बार ये कंडीशन आ गई थी कि चर्च की राष्ट्रीय संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति मान लिया था। हालांकि नेपोलियन एक कॉनकॉर्ड समझौता करता है और पादरियों को वापस बुलाता है कि आ जाओ आप आपका ले लो, लेकिन बात यही है कि आप मेरे प्रति, राज्य के प्रति निष्ठा रखोगे। लेकिन इसने ये काम किया कि शादी के लिए जो भी छोटे छोटे चीजें थी ना, जो आम जीवन में परिवार में होती थी, उनके लिए उसने कानून बना दिए। बोले बाइबल वाले कोई जरूरत नहीं है। ये जो अपने पुनर्जागरण पढ़े थे ना, 7 संस्कार, ये बोले संस्कार वंस्कार छोड़ो, मैं जैसे कह रहा हूं वैसे कर लो। तो इसने क्या बना के दिया, सिविल कोड बना के दिया। और आज पूरी दुनिया इस सिविल कोड को बनाती है। इसीलिए नेपोलियन ने यह बोला था कि पूरी दुनिया मेरे युद्धों को याद रखे ना रखे, इस सिविल कोड को जरूर याद रखें। आज हम रखते हैं ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल कोड, कॉमर्शियल कोड, इसने ऐसे बहुत सारे कोड बनाए थे। और अभी मोदी सरकार ने भारत की जो आईपीसी थी उसको चेंज किया है। और आपके करंट में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। कॉन्कोरेड समझौता हुआ चर्च के साथ, मैंने आपको बताया था। और चर्च को बोला आप मेरे प्रति, राज्य के प्रति निष्ठा रखो, ठीक है, चर्च में जाओ, टल्ली बजाओ, मौज करो, लेकिन ज्यादा चौधर करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने दे दी है। सिविल कोड के माध्यम से राज्य चौधर करेगा, आप दखल नहीं दोगे। तो सामाजिक नियंत्रण का जो काम चर्च के पास था फ्रांस की क्रांति से पहले, वो सामाजिक नियंत्रण अब किसके पास चला गया है, राज्य के पास चला गया है।
ये बहुत बड़ा बदलाव था। सामाजिक नियंत्रण अब किसके पास आ गया है? चर्च से किसके पास आ गया है? राज्य के पास आ गया। और आज भी हम देख रहे हैं कि सामाजिक नियंत्रण, ठीक है, समाज कर रहा है, धर्म कर रहा है, हम भी कहते हैं कि यार धर्म कर्म की बातें करो, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन बड़ा बड़ा सामाजिक नियंत्रण किसका है? राज्य का है। तो चर्च से कहां पे आ गया? राज्य के पास आ गया। ये सबसे बड़ी देन है फ्रांस की क्रांति की और नेपोलियन की। अब नेपोलियन फ्रांस की क्रांति की तो उपज थी ना, तो अब सिविल कोड ये सब दिया, तो हम इसको फ्रांस की क्रांति की देन भी कहेंगे और किसकी भी देन कहेंगे? नेपोलियन बोनापार्ट की भी देन कहेंगे। भाई साहब ये बोला मुझे धर्म धर्म का पता नहीं है, इसका अध्यात्म पक्ष क्या है, इसका क्या पक्ष है, लेकिन धर्म के द्वारा जनता के अंदर सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रण रखा जा सकता, इतना ही धर्म जानता हूँ मैं, उससे ज्यादा नहीं जानता। जैसे भारत में एक राजा था, एक सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, तो काजी, एक उनका काजी था शमसुद्दीन, वो आके ये कहता है ये गलत है, वो गलत है, ये धर्म के खिलाफ है, हदीस में ये लिखा है, ये लिखा है। वो बोला मुझे ज़्यादा पता नहीं है, गुणा भाग तुम्हारा, तुम्हारी हदीस क्या कहती है, कुरान क्या कहती है, मैं इतना जानता हूँ कि राज्य कैसे चलाना है और मेरे लिए वही सही है। तो ठीक है कि धर्म जरूरी है किस लिए? कि सामाजिक नियंत्रण के लिए। तो नेपोलियन बोला कि धर्म है ना, धर्म को मैं सिर्फ सामाजिक राजनीतिक नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करूंगा, बाकी मुझे पता नहीं है। और ये ही नेपोलियन की पूरी दुनिया के लिए क्या है? सामाजिक देन है। हालांकि इसकी कुछ गलत बातें भी थी, जैसे उसने पूरी परिवार का पूरा नियंत्रण पुरुषों के अधीन कर दिया था और महिलाओं को बोला कि भैया थे वो घराड़ो चूल्हा चालाड़ो काम करो, ज्यादा बाहर ना फिरो थे। तो पुरुषों का नियंत्रण कर दिया था इसने परिवार के ऊपर। ये इसकी कमियां थी, लेकिन ये इसके सामाजिक अच्छे पक्ष है। कमी के तौर पर आप वो चीज दिखा सकते हो। आर्थिक तौर पर इसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी, राष्ट्रीय उद्योग समिति स्थापित की, और मैंने आपको बताया था कि इटली और जर्मनी में एक तरीके से इसने आर्थिक एकीकरण शुरू किया था। जैसे अपने जीएसटी का सिस्टम है ना, वैसे ही उसने कुछ सिस्टम शुरू किया था ताकि आर्थिक गतिविधियां सुचारू तौर पे चल सके, ये जगह जगह पे टोल ना के टैक्स ना लगे और अपना काम हो सके, और फ्रांस की अर्थव्यवस्था है ना वो अच्छी चले। तो इसने ऐसे कई सारी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने यूरोप के अंदर एक तरीके से लठ के दम पर शांति स्थापित की थी, और शांति के द्वारा व्यापार वाणिज्य चलना चाहिए। और वाणिज्य जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी वो क्या थी? एक तरीके से आर्थिक प्रभुत्व था ना, तो वो उसने आर्थिक प्रयास किया था, लेकिन वो एक अलग बात थी। हम ये पढ़ रहे हैं कि नेपोलियन की देन क्या है, तो बैंक ऑफ फ्रांस उसकी आर्थिक देन है, राष्ट्रीय उद्योग समिति बनाई, और इस चीजों को आगे भी यूरोप ने 19वीं सदी में पालन किया था। राष्ट्रीय उद्योग समिति ऐसे बनाना या एकीकरण का प्रयास करना, ये सब चीजें यूरोप ने आगे जाकर इन चीजों को क्या किया था? फॉलो किया था। युद्ध आधारित आर्थिक नीति मैंने आपको बता ही दिया था, और इस चीज को आगे किसने फॉलो किया था? हिटलर ने फॉलो किया था। तो नेपोलियन की ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हमें देखने को मिलेगी। कहां पे देखने को मिलेगी? द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में। इनमें से एक ये है, नारा दिया कि राजतंत्र को समाप्त कर दूंगा, सामंत तंत्र को स्थापित कर दूंगा, कुलीन तंत्र को समाप्त कर दूंगा, सबको क्या कर दूंगा? समाप्त कर दूंगा, और जनता का तंत्र लाऊंगा और राष्ट्रवाद लाऊंगा। और जनता को पसंद आया। लेकिन मैंने बताया था कि उस राष्ट्रवाद के साथ क्या मिल गया भाई साहब? सैन्यवाद मिल गया। क्योंकि सबसे पहले अनिवार्य सैन्य भर्ती फ्रांस में थी, बाद में यूरोप भी इसको अपनाने लग गया, और ये राष्ट्रवाद किससे मिल गया? उग्र राष्ट्रवाद से मिल गया। और यूरोप के लोगों को वैसे ही कॉलोनी स्थापित करने की आदत थी, तो ये जो राष्ट्रवाद था ये साम्राज्यवाद से भी मिल गया, और पूरा यूरोप 19वीं और 20वीं सदी में साम्राज्यवाद स्थापित करने के लिए लड़ता रहा। और जनता कोई चीजें मांगती थी तो बोलते देखो 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 हमारी विदेश नीति कितनी अच्छी चल रही है, और हमने वहां पे कॉलोनी बना ली। देखो देखो हमारी विदेश नीति कहाँ पे अच्छी चल रही है। यार किन बातों में उलझे हुए? देखो विदेश नीति कितनी अच्छी चल रही है, देश का नाम हो रहा है, देश का नाम हो रहा है, देश का नाम हो रहा है। तो साम्राज्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद ऐसे गुंथीज गए आपस के अंदर कि इनकी परिणति है ना वो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में हुई। फ्रांस की क्रांति ने ऐसे विचार दिए जिसने राष्ट्रवाद को सैन्यवाद के साथ मिला दिया, और वो उग्र राष्ट्रवाद में परिणत हो गया। बाद में वो साम्राज्यवाद के साथ शामिल हो गया, और इसने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। यही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें आप है ना नोट कर लेना, ये जो मैं बता रहा हूँ स्लाइडों के अलावा ऐसे अच्छे पॉइंट हैं, और ऐसे अच्छे पॉइंट लिख के आओगे ना तो नंबर यकीनन बढ़ेंगे। स्लाइड में ये चीजें नहीं आई हुई है, तो इसीलिए इन चीजों को आप नोट कर लेना। आगे चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष संविधान बना, संवैधानिक राजतंत्र बना, और इन चीजों का के ये संविधान और लोकतंत्र के इन्होंने नारे दिए। अब नारे देने के बाद जब ये यूरोप में गए तो यूरोप वाले बोले भाई साहब नेपोलियन झूठ बोल रहा है,
अब इसने तो स्पेन पे अधिकार किया, लेकिन स्पेन ने जैसे ही आजादी पाई फ्रांस से, तो स्पेन ने खुद 1812 के अंदर भाई साहब एक अच्छा संविधान लागू कर लिया और अच्छा लोकतंत्र स्थापित कर लिया। मतलब पहले फ्रांस यूरोप से आगे जा रहा था, अब उसी यूरोप के अंदर एक स्पेन है ना, वो फ्रांस से आगे चला गया। तो इसने जो विचार फैलाए थे ना, वो विचार फ्रांस अब यूरोप को क्या करने शुरू हो चुके हैं, प्रभावित करने शुरू हो चुके हैं, और स्पेन ने वो करके दिखा दिया। दूसरी बात कि हमने कहा मध्यम वर्ग के लोग थे, वो बोले ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, साथ में निम्न वर्ग के लोगों को ले लिया, लेकिन जब नियम कायदे कानून बने तो निम्न वर्ग को भाई साहब कुछ नहीं मिला, मजे किसके आए, मध्यम वर्ग के आए। अब ये निम्न वर्ग बोला हम क्या करेंगे, अब ये पूरा मध्यम वर्ग है ना 19वीं सदी में, पूरा निम्न वर्ग 19वीं सदी में इस मध्यम वर्ग के खिलाफ लड़ेगा। और देखो मैंने आपको बात बताई थी कि पुनर्जागरण के अंदर, पुनर्जागरण के अंदर मध्यम वर्ग जो था, मध्यम वर्ग था ना, जो मिडिल क्लास था, मध्यम वर्ग का गठबंधन किसके साथ हुआ था, राजतंत्र के साथ। किसके खिलाफ हुआ, राजतंत्र के साथ गठबंधन हुआ, चर्च के खिलाफ। अब क्या हुआ, पुनर्जागरण से रोकड़े कमा कमा के ये मध्यम वर्ग बहुत शक्तिशाली हो गया। अब ये मध्यम वर्ग क्या करेगा, बोला भाई साहब मैं राजतंत्र को ही टिका दूंगा और चर्च को भी टिका दूंगा, और इसने टिका भी दिया। अब ये मध्यम वर्ग शक्तिशाली हुआ ना, इस मध्यम वर्ग के खिलाफ जो फ्रांस की क्रांति में निम्न वर्ग से वादे हुए थे, वो निम्न वर्ग बोला क्या हुआ तेरा वादा। तो अब ये मध्यम वर्ग इसके साथ लड़ाई शुरू करता है, और तभी फ्रांस के पूरे यूरोप के अंदर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल आंदोलन चलता है, और ब्रिटेन के अंदर चलता है चार्टिस्ट आंदोलन। और फिर ये निम्न वर्ग आगे जाकर सर्वहारा आंदोलन के तौर पर रूसी क्रांति को पैदा करता है। तो जो फ्रांस की क्रांति में निम्न वर्ग ने सपने देखे थे, वो सपने पूरे कहां पे होते हैं, रूस की क्रांति में होते हैं। हालांकि चार्टिस्ट आंदोलन में ब्रिटेन उनकी कुछ मांगों को पूरा करता है, क्योंकि ब्रिटेन में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, तो जनता को कुछ चीजें दी जाती है ताकि वो राजी हो जाए। लेकिन रूस में जारशाही थी, और रूस में जो जार था वो मान नहीं रहा था, तो जनता ने उसका शासन उखाड़ फेंका। यही बात समझ में। स्टार्टिंग में यूरोप का जो राष्ट्रवाद था वो उदारवादी था, लेकिन बाद में वो सैन्यवादी राष्ट्रवाद बन गया। ये मैं बार बार बता चुका हूं कि वो उग्र राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद में बदल गया, और फिर युद्ध होने लगे। तो देखो साथियों, मैं जो बात बता रहा था ना आपको कि फ्रांस की क्रांति ने जो विचार दिए थे, उसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। तो पहले वीडियो के अंदर जो मैंने बातें बोली थी ना, कोशिश कर रहा हूं कि तीसरे वीडियो में आपको वो चीज पूरी समझा सकूं कि फ्रांस की क्रांति कोई नॉर्मल नहीं थी। अगर आप ऐसे पेज में पढ़ लिए कि हाँ फ्रांस की क्रांति हुई, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, हवा में नहीं आया था ये सब। बहुत खून बहा था, लहू बहा था, भयंकर रक्तपात हुआ था इन शब्दों के लिए। जो आज आप फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो ना, उसके लिए फ्रांस की क्रांति का इस वीडियो को देखने के बाद एक बार धन्यवाद देना, ठीक है। एक बात और थी, ये थोड़ा विदेश नीति का पक्ष है, क्योंकि आईआर मेरा फेवरेट पॉइंट है, सब्जेक्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इससे पहले नेपोलियन ने टिलसट की संधि के द्वारा बोला कि तू पूर्वी यूरोप का राजा है, मैं पश्चिमी यूरोप का राजा हूँ। और पहली बार है ना, यूरोप है ना, यूरोप के अंदर रूस बढ़ गया। और रूस की ये मानसिक बीमारी है कि रूस ये चाहता है कि यूरोप वाले मेरे को माने। अब आप नक्शे को देखोगे तो रूस बहुतेरा सा है ना, आम भाषा में बोला तो गणकरो सो एशिया में पड़ा है, लेकिन रूस की समस्या ये है कि यूरोप वाले मुझे माने। और इसी चक्कर में अब पुतिन साहब है ना, वो यूक्रेन के साथ उलझे हुए हैं। और यहाँ पे क्या किया नेपोलियन ने, रूस को बुला लिया कि आजा भाई साहब यूरोप तेरा है। और रूस को बड़ी जिद रहती है कि भाई साहब मेरे को कोई यूरोप का छोटा मोटा ही चौधरी कह दे, मेरे को चौधरी कह दे। और रूसी दखल बढ़ी, और ये हमें फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में देखने को मिली भी थी। तो आप कह सकते हो कि नेपोलियन के समय रूस की दखल है ना, वो यूरोप की विदेश नीति में बड़ी थी। ये नेपोलियन के युग की क्या है, देन है। ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। बाद में कोई लिख ले तो अच्छी बात है। और ये मैं पढ़ रहा था ना, तब मुझे अचानक ध्यान आया कि इससे पहले रूस की इतनी दखल नहीं थी। हालांकि रूस चाह रहा था कि मैं तुर्की साम्राज्य को बांट लूं, लेकिन इन नेपोलियन के समय उसने जो फ्रीडम एंजॉय की थी ना यूरोप के विदेश नीति के अंदर, उतनी फ्रीडम इसको कभी नहीं मिली थी जितनी नेपोलियन के समय मिली थी। और ये आगे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में हम देखते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वार में तो फिर जर्मनी की जो संसद थी राइक्सटैग, उस पर सबसे पहले
जर्मनी की सेना को हरा के जो सबसे पहले झंडा फहराया जाता है वो रूस सोवियत यूनियन की सेना ही फहराती है। तो आर्थिक एकीकरण का प्रयास, उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास, यूनिवर्सिटी लाइसेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस द्वारा शिक्षा सुधार, चौथा संविधान निर्माण, ये सब स्लाइड में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है साथियों को आपको फ्रांस की क्रांति पूरी पसंद आई होगी। आप इन तीनों वीडियो को आराम से देखिए, स्लाइड आपको मिल चुकी है। स्लाइड के अलावा आप ये काम कीजिए कि जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ उन पॉइंट को आप नोट कर लीजिए जो मैंने लिखाए हैं, क्योंकि सारी चीज़ें स्लाइड में नहीं आती। कुछ चीज़ें ये होती है क्लास पढ़ा रहे होते हैं तब पॉइंट याद आते हैं, तब उन पॉइंट को बता दिया जाता है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लेना और अच्छे से उतार लेना, और ये चीज़ें आपको इंटरनेशनल रिलेशन में भी काम आएगी। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो देख रहे हो, आपका रेस्पॉन्स अच्छा है। व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं और वो कह रहे हैं सर रेगुलर क्लास लो। देखो कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर लिया जाए, लेकिन कुछ छोटे मोटे काम खुद के भी रहते हैं, अपनी नौकरी भी है और इलेक्शन का टाइम चल रहा है, उसमें भी बिजी रह रहे हैं। लेकिन खैर आप हौसला अफजाई करते रहे, इसके लिए आप ये जो वीडियो है वो बहुत सारे लोगों को पहुंचाएं, शेयर करें जितना हो सके उतना, ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपको फ्री में इतनी चीज़ें मिल रही है तो इतना तो आप कर सकते हैं, आपसे उम्मीद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय।